नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ श्वेता फ्रॉम स्टोरी मंत्रा। आइए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक श्री श्याम सुंदर चौधरी जी से। श्री श्याम सुंदर चौधरी जी का जन्म 19 जुलाई 1954 को जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल के रहना नाम के गांव में हुआ। श्याम सुंदर चौधरी जी की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा कानपुर जिले से संपन्न हुई। इनकी पहली कहानी 1979 में दिल्ली प्रेस की मुक्ता नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। विगत 42 वर्षों से इनकी लेखनी पाठकों को आनंदित करती आ रही है। इनकी लेखनी साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, लघु कथा, अनुवाद, पुस्तक समीक्षा, आलेख व सिनेमा से संबंधित रचनाओं को शब्दों में पिरोती आ रही है। इनकी पहली पुस्तक टूटते दरख्त एक कहानी संग्रह के रूप में 1994 में प्रकाशित हुई। श्याम सुंदर चौधरी जी बांग्ला पत्रिकाओं में भी पिछले 35 वर्षों से सक्रिय हैं। इनकी एक बांग्ला कहानी संग्रह 2015 में प्रकाशित हुई। इनकी कुछ कहानियां उर्दू, कन्नड़ भाषा में अनुदित होकर क्रमशः कराची पाकिस्तान की रोशनाई, भारत की ऐवान उर्दू और कन्नड़ पत्रिका की रागा संगमा में प्रकाशित हुई। सुरभि साहित्य संस्था मध्य प्रदेश खंडवा की ओर से सन 2007 में इन्हें आकांक्षा विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। श्याम सुंदर चौधरी जी जुलाई 2014 से एक रक्षा प्रतिष्ठान से सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र रूप से लेखन के क्षेत्र में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनके कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हमारे बीच श्री श्याम सुंदर चौधरी जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे श्री श्याम सुंदर चौधरी जी से। सर, आप अपने बारे में, नमस्ते सर, बताइए कुछ कि कैसे आपने शुरुआत करी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक लेखक के रूप में? शुरुआत तो बहुत छोटी छोटी चीजों से होती रही है। जैसे वो न्यूज़पेपर्स में जो पत्र छपते थे जी। दैनिक जागरण में, जनवाणी, वो छोटे छोटे पत्र लिखते थे। फिर स्क्रीन पेपर आता था, सिनेमा वाला जो स्क्रीन पेपर, तो उसमें स्क्रीन में पत्र लिखते थे। इस तरह से होते होते पहली कहानी जो हमने लिखी, उसके पहले 2-3 कहानियां वापस आती गई। मुक्ता पत्रिका निकलती थी, सरिता मुक्ता वाली मुक्ता पत्रिका, दिल्ली प्रेस से। तो 2 कहानियां भेजी थी, पहले वापस आ गई। उसके बाद एक कहानी तो एक्सेप्ट हो गई। ये 79 की बात है। तो अब वो जो कहानी, पहली कहानी छपी, तो आज तक उसका वाउचर हमने संभाल के रखा है। तो एक पहली कहानी निश्चित रूप से तो बड़ा अजीब, और इतने बड़े प्रेस से अगर स्वीकृति आई उसकी, खुश होने की बात तो थी। तो उस वक्त की 25-26 साल की उम्र शायद हमारी रही होगी। वो कहानी छपी। उसके बाद दूसरी कहानी दैनिक जागरण में छपी। तो इस तरह से फिर जो है वो चलता गया। हाँ, छपने वाला सफर जो है वो चालू हो गया। और फिर कोई गैप नहीं, बिना रुके अभी तक जो है 41 से 42 साल हो रहे हैं। लगातार लिखना चलता रहा। कहानी, कविताएं वगैरह और तमाम विधाओं की रचनाएं जो हैं वो आती रही हैं पत्रिकाओं में। तो काफी लंबा सफर रहा है आपका। तो अब तक बहुत सारी पुस्तकें आपकी आई होंगी। लगभग कितनी पुस्तकें, आपको कुछ अंदाजा हो कितनी पुस्तकें आपकी अब तक आ चुकी हैं? अभी तक 14, कुल मिला के 14 पुस्तकें। तो इसमें और विधाओं की रचनाएं भी हैं। तो कहानी संग्रह तो 7 के करीब है। बाकी अनुवाद भी है, और सिनेमा से संबंधित एक पुस्तक है भारतीय सिनेमा समाज के आईने में। तो 98 में छपी थी वो पुस्तक। हाँ, और भी अनुवाद वाले काम काफी हुए हैं। अच्छा, तो अनुवाद किस भाषा में आप अनुवाद करते हैं? अनुवाद बांग्ला से हिंदी। बांग्ला से हिंदी। हाँ, और बाद में भी हिंदी से बांग्ला में भी अनुवाद करने लगे हैं। जी। तो कई बांग्ला पत्रिकाओं में कई हिंदी रचनाकारों की कहानियों का अनुवाद छप चुका है। तो ये भी चल रहा है। तो वैसे मूलतः ये पुस्तकें आई हैं, पुस्तकें तो बांग्ला से हिंदी में जो अनुवाद किया हमने, उससे संबंधित पुस्तकें आई हुई हैं। तो
बड़ा ही लंबा सफर आपका रहा, तो कुछ बताइए अपने आपको मैं ले जाना चाहती हूँ आपके बचपन के दिनों में। कैसा रहा आपका बचपन, कैसे आपकी परवरिश हुई, कुछ बताइए उसके बारे में। बचपन तो अब देखिए, हमारे पिताजी जो राइफल फैक्ट्री इच्छापुर में थे, बंगाल, पश्चिम बंगाल में। तो सन 55 में उनका ट्रांसफर हुआ कानपुर। तो उस वक्त हमारी उम्र वही 6-7 महीने की शायद उम्र थी हमारी, तभी हम उनके साथ फिर आना पड़ा हमें यहाँ पर। तो तब से फिर कानपुर में ही रहना हमारा शुरू हो गया। यही पढ़ाई लिखाई अध्ययन जितना हुआ है ग्रेजुएशन तक का, वो सब कानपुर में ही हुआ है। और 2-3 स्कूल अलग अलग में पढ़ाई हुई हमारी। शुरुआत में तो श्री महेश विद्या मंदिर का अपने घर के पास था, तो वहाँ पर फिर एक विद्यालय वहाँ पढ़ाई की। फिर ग्रेजुएशन हमने फिर प्राइवेट स्टूडेंट्स के हिसाब से किया था। उसकी वजह क्योंकि तब तक हमारी वो नौकरी लग चुकी थी, तो इसलिए रेगुलर स्टूडेंट के हिसाब से हम पढ़ नहीं सकते थे, तो टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर वो प्राइवेट स्टूडेंट के हिसाब से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने फिर, तो सन 76 में। तो आपका बचपन मूलतः कहाँ पर ज्यादा समय बिताया आपने? तो कानपुर में ही हमारा बीता, बचपन से लेकर युवावस्था और उसके आगे का भी समय सब कानपुर में बीता। बस 5 साल के लिए हम मुरादनगर गए थे जी, गाजियाबाद के पास मुरादनगर है जी जी। तो सन 80 से 84 तक जो है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, क्योंकि ये कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हमारा ट्रांसफर हुआ था मुरादनगर। तो 5 साल का पीरियड जो वो मुरादनगर में हमारा बीता, बाकी पूरा कानपुर में ही सब कुछ। तो अभी आपकी कोई लेटेस्ट जो आपकी कोई पुस्तक आई उसके बारे में बताइए। कौन सी पुस्तक अभी आपने लेटेस्ट लिखी है? लेटेस्ट पुस्तक तो 2020 जी में रिलीज की गई, 2020 में, जबकि उसमें संस्करण 2019 लिखा हुआ है। तो यश पब्लिकेशन से, जी जी, दिल्ली यश पब्लिकेशन से आई है। तो 2020 पुस्तक मेला में ये रिलीज की गई थी। अच्छा, प्रगति मैदान में पुस्तक मेला में रिलीज की गई थी, तो वही लेटेस्ट है। अब उसके बाद एक आने वाली है प्रतिनिधि कहानियों का संग्रह जो हमारा जी, वो भी यश से ही पुस्तक आ रही है। तो उसमें 21 कहानियां हमारी हैं। और मिस मुखर्जी पुस्तक जो ये आई है 2020 में जी, तो इसमें तो 15 कहानियां हैं। जो उसमें ये खास फर्क रखा हमने कि सन 79 से जो पहली कहानी छपी थी हमारी जब, तो क्योंकि पहली और दूसरी कहानियां ही थोड़ा उपेक्षित रह गई थी, तो हमने कहा नहीं, इनको पूरा सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि भाई शुरुआत अगर वहां से ना होती तो हम शायद यहाँ तक ना पहुंचते। बहुत बड़ा रोल है उन कहानियों का। तो उन दोनों कहानियों को सन 79 में मुक्ता में छपी थी और 1980 में दैनिक जागरण में, तो इन दोनों कहानियों को उसमें रखा हमने। और वहां से जंप करते करते 2010 तक की कहानियां जो है, 2010 की 15 कहानियों का चुनाव किया था जी। और इन 15 कहानियों को लेकर इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया है। तो मतलब इसमें कोई एक कहानी नहीं है, इसमें कहानियों का संग्रह है। संग्रह कहानियों का 15 कहानियों का संग्रह है। तो क्या क्या टाइटल है आपकी पुस्तक का? ये जो नई पुस्तक है ना, ये जो लेटेस्ट, इसका शीर्षक है मिस मुखर्जी। मिस मुखर्जी, आप जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए जरा कौन सी पुस्तक है। ये जी, ये मिस मुखर्जी, बड़ा ही टाइटल इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। तो ये कैसे आपको क्लिक किया मिस मुखर्जी? जी सर, ये कहानी का नाम मिस मुखर्जी जरूर है जी जी, लेकिन ये एक वास्तविक पात्र भी है जी। इनका वास्तविक नाम तो कुछ और ही है जी जी, तो जो शायद यहाँ बताना उचित नहीं होगा। जी जी, तो इनसे मुलाकात हमारी मुरादनगर में ही हुई थी। जी, तो 5 साल का पीरियड जिन दिनों हम मुरादनगर में थे, जी जी, तो इनसे कुछ अटैचमेंट भी हो गया था और इनसे पारिवारिक संबंध भी हो गए थे। जी। तो हमको अकेले रहते थे वहाँ पर, सब टेनेंट होकर मकान लेकर, जी, क्योंकि एक ही फैक्ट्री में हम दोनों थे। अच्छा, उनकी भी कुछ साहित्यिक रुचि थी, जी, वो लिखने पढ़ने का उनको भी शौक था। जी, तो छोटी जगह है, कस्बा है, जी, कस्बे में छोटी जगह पर तो हर आदमी एक दूसरे को जानता है, पहचान जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी कारण से हम दोनों एक दूसरे को जान गए। अच्छा, वो लाइक माइंडेड थे हम लोग, इसलिए और ज्यादा जुड़ने लगे आपस में। जी।
तो जाहिर सी बात है, जब एक जैसी रुचि हो चीजों में तो हाँ। आपका जो है अटैचमेंट अटैचमेंट भी होने लगता होने है। लगता है जी। हाँ, तो फिर जो पारिवारिक स्थिति उनकी थी जी तो वो भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा। तो जो समस्याएं थी पारिवारिक स्थिति और उनके माता पिता के साथ परिवार का क्या रिलेशन रहा है, किस तरह का, जी तो और किस तरह की परेशानियों से वो लोग जूझ रहे थे, तो इन चीज़ों को भी हमने बहुत नज़दीक से देखा था। जी तो उस वक्त तो कुछ नहीं चला, हम फिर वहाँ से ट्रांसफर होकर चले भी आए कानपुर। जी। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो पूरा परिवार और उस परिवार की वो आपके दिमाग में हाँ, एक छाप थी। छाप पड़ गई थी जी उस परिवार की। जो तमाम जो स्थितियां हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं, जी जी तो वो कहीं ना कहीं भीतर हॉन्ट करती रही है जी काफी समय तक। जी फिर जानी बात, अगर कोई चीज हॉन्ट करेगी भीतर तो जो रचनाकार है तो कुछ ना कुछ वो चीज जो दे ही जाएगी। हाँ, हाँ, वो अनुभव जो उसका रचनाकार का है जी। उससे कुछ ना कुछ रचना निकलेगी जरूर। तो यही हुआ कि धीरे धीरे 84 में हम वापस आ गए थे मुरादनगर से, जी और ये कहानी 87 में प्रकाशित हुई थी। जी भोपाल से निकलती थी एक पत्रिका कहानियां, जी। काफी चर्चित पत्रिका रही उस वक्त की। उसके संपादक थे सत्येंद्र कुमार। जी तो सत्येंद्र कुमार जी संपादन करते थे पत्रिका का। उसमें ये कहानी छपी थी, तो काफी पसंद की गई थी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा था और बड़ा अच्छा फीडबैक आया था। जी काफी पत्र आए थे उस कहानी पर। तो वही मिस मुखर्जी कहानी, उस नाम से ही इस पुस्तक को हमने अच्छा, आपने प्रकाशित किया। करवाया जी है। जी बहुत बहुत बढ़िया। ये शीर्षक। तो आपकी इतनी सारी रचनाएं हैं, इतनी सारी पुस्तकें आपने लिखी हैं, तो कौन सी पुस्तक ऐसा है जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपको बहुत आपकी पसंदीदा है? हाँ, पसंदीदा वैसे तो अपनी सारी पुस्तकें पसंद रहती है रचनाकार को, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कि अपनी संतान की तरह है तो रचनाकार के लिए जी। सभी पुस्तकें। जी लेकिन चूंकि पहली पुस्तक टूटते दरख्त जी जो हम दिखा रहे हैं पुस्तक, जी ये टूटते दरख्त, ये 94 में छपी थी पुस्तक। जी ये मेरी पहली पुस्तक है। ये पुस्तक अगर ना होती तो शायद आज दूसरी पुस्तकें ना छप पाती। जी ये पुस्तक हमारी बहुत दिल के करीब है, और उसमें मैंने कोशिश ये की कि तब तक की जो छपी थी रचनाएं हमारी, जी तो बेस्ट जितनी रचनाएं सब उसमें देने की कोशिश की है। तो ये सबसे ज्यादा, वैसे तो सभी पुस्तकें पसंद है, जी लेकिन ये सबसे ज्यादा क्योंकि ये पहली पुस्तक है, और इसी ने मुझे एक रास्ता दिखाया रास्ता दिखाया चलने का। उससे चलकर हम फिर अभी तो 14-15 पुस्तकें जितनी आई हैं, जी। तो उसी के कारण तो आधार तो यही है। तो कभी आपने सोचा कि आप इन कहानियों के अलावा कभी आपने कुछ कविताओं में आपका कभी हाँ, कविताएं भी लिखी हैं, अतुकान कविताएं लिखते रहे हैं। जी तो लेकिन कम मेन फोकस हमारा जो है वो कहानियों पर ही रहा है। जी कहानियों, और फिर दूसरा जो है अनुवाद। जी मतलब मूल फोकस कहानियों पर, उसके बाद अनुवाद, और फिर जो है कविताएं लिखी, लघु कथाएं भी लिखी हैं, और एक पुस्तक समीक्षाएं भी काफी की हैं। तो दूसरी पुस्तकों की समीक्षाएं, इस तरह से जी कई विधाओं पर कदम चलाने की कोशिश की है, जितना भी संभव हो सका। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि जैसा आपने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप काम करते थे, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फुल टाइम आपका काम लोहा लक्कड़, बड़ा हार्ड काम, और ये एकदम से कहानियों का ये बड़ा सॉफ्ट सी चीजें जिनके लिए आपको बहुत शांति और बहुत समय चाहिए। तो ये इन दोनों को कैसे बैलेंस किया आपने, कैसे आप समय निकालते थे, कुछ बताइए उसके बारे में। इसमें क्या है, समय चुराना पड़ता है। समय अपने आप आसानी से तो मिल नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, जानी बात है कि जिंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं तो काम करना ही पड़ा है, कुछ ना कुछ। जी तो अर्थोपार्जन के लिए कुछ करना ही पड़ता है। तो वो तो सर्विस थी अपनी। लेकिन ये लेखन वाली बात जो है ना, साहित्य और लेखन, ये सॉफ्ट जो आप बता रही हैं, जी तो ये कहीं ना कहीं इंसान बचपन से ही लेकर पैदा होता है, हमें लगता है। ये अलग सी चीजें आती नहीं है, एक थोपी नहीं जा सकती कहीं। तो भीतर कहीं ना कहीं जन्म से ही ये लेकर
आदमी जन्म लेता है तो शायद वो बचपन से वो चीज़ हमारे अंदर रही होगी। जी। तो बावजूद इसके कि 10 घंटे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हमारे बीतते थे, कहीं ना कहीं ये कीड़ा जो भीतर उड़लाता रहता था, तो उसी की शुरुआत कुछ ना कुछ हमें करना है, लिखना है। जी। इसीलिए देखिए वो छोटे छोटे पत्रों से शुरुआत की थी, जैसा मैंने अभी पहले बताया आपको। तो जब वो पत्र छपते थे तो हमें लगता था कि जब ये छोटे छोटे पत्र छप रहे हैं तो क्या हम 2 पेज की कहानी नहीं लिख सकते हैं? जैसे मुक्ता में, सरिता में हमारे पत्र छपे, तो लगता था कि जैसे हमारे तो पत्र छप रहे हैं और लोगों की कहानियां, तो क्या हम कहानियां नहीं लिख सकते हैं? जी। भाई छोटा सा एक पत्र आया है और उसमें 4 पेज की कहानी है, तो हम वो 4 पेज का काम भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज साबित था। तो ये चैलेंज जो है धीरे धीरे हमें लिखवाती चली गई, और वो भीतर जो कीड़ा मैंने बताया आपको, तो वो कीड़ा कहीं ना कहीं काम करता रहा है साहित्य वाला। तो उससे फिर धीरे धीरे, और विषय तो देखिए अपने आप उसका चुनाव अलग से नहीं करना पड़ता विषय का। अगर आपके अंदर वो पकड़ने की क्षमता है चीजों को, तो आप कहीं ना कहीं से उस चीज को पकड़ लेंगे, वो अपने आप वो चीज असर करेगी। जैसे चलते फिरते जा रहे सड़क पर चल रहे हैं, तो कोई एक जरा सी भी घटना आपको कोई कहानी दे सकती है, कोई कविता दे सकती है, कविता का जन्म भी हो सकता है इसी तरह से। सफर में हम जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो सफर में भी लोगों का व्यवहार आपस का, या आपके साथ क्या तालमेल बना सही यात्रियों का, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं कहानी का जन्म दे सकती है। मतलब वास्तविक घटनाएं जो है कहीं ना कहीं आप उनसे इंस्पायर होके। बिल्कुल बिल्कुल। सफर पे हमारी काफी कहानियां लिखी गई, ज्यादा 9-10 कहानियां तो मेरी सफर पे ही है। तो कुछ बताइए अपनी कुछ पुस्तकों के और नाम बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? हाँ, जैसे पहली पुस्तक तो मेरी टूटते दरख्त, इस पुस्तक को छापा था प्रसिद्ध कथा शिल्पी रही है मणिका मोहिनी जी, काफी वरिष्ठ अभी भी हैं घर। तो वो पत्रिका निकालती थी, वैचारिकी पत्रिका निकालती थी जी। तो अपने प्रकाशन से उन्होंने ये पहला संग्रह मेरा छापा था टूटते दरख्त नाम से। उसके बाद फिर दूसरा संग्रह तारीख के गवाह, हाँ जी, ये दिल्ली जनवाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को छापा जी। ये तीसरी पुस्तक आई थी सिर्फ इतना ही शीर्षक है, ये कहानी का शीर्षक है जी। ये समय प्रकाशन, दिल्ली समय प्रकाशन ने पब्लिश किया था इसको, और समय प्रकाशन ने एक सिनेमा से संबंधित मेरी पुस्तक को छापा था, तो जिसका नाम है भारतीय सिनेमा समाज के आईने में। तो उसमें वो सिनेमा से संबंधित लेख हमारे काफी छपे थे, तो दैनिक हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक जागरण और कई फिल्मी पत्रिकाओं में वो लेख छपते रहते थे, उनमें से कुछ लेखों का चुनाव था उसमें। तो इस तरह वास्तविक घटनाओं से कुछ कहानियां आपके दिमाग में आती हैं? हाँ, ये कहानियां जो हैं, ये आपको कब कौन सा विषय दे जाए जी, कौन सा विषय आपको हॉन्ट कर जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। कोई लेखक इसकी भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता है कि हमें अभी 5 मिनट बाद कोई कहानी मिलेगी। आप रास्ते चलते कोई घटना हो सकती है, किसी व्यक्ति का व्यवहार, जरा सा हेलो हाय भी हुई, थोड़ी सी बात हुई, उस पर भी कहानी बन सकती है। और श्री बुनाई के बाद है उनका सुख, इसमें भी कई कहानियों का संग्रह है। फिर प्रेम कहानियों से संबंधित एक पुस्तक हमारी है जिसमें हमारी 14 प्रेम कहानियां हैं जी। 14 प्रेम कहानियों का एक संग्रह, उसका नाम है प्यार की इमारत। प्यार की इमारत शीर्षक से पुस्तक आई थी। फिर उसके बाद कुछ अनुवाद वाली पुस्तकें आई हैं जी। जैसे लौकिक अलौकिक शीर्षक से एक पुस्तक है जिसमें 18 बंगला कहानीकारों की कहानियों का संग्रह है उसमें। तो आपने हिंदी अनुवाद किया? हिंदी अनुवाद किया। 18 बंगला कहानीकारों की कहानियों का अनुवाद किया। फिर वो ये सारी कहानियां अन्यत्र छप चुकी हैं पत्रिकाओं में जी जी। फिर उनका संग्रह मैंने निकाला था, तो लौकिक अलौकिक शीर्षक है। उसके बाद फिर रिश्तों का कैनवास, ये पुस्तक जो है इसमें हिंदी के 15 चर्चित और प्रख्यात रचनाकारों की कहानियों का संग्रह है, जिसमें रामदरस मिश्र, महीप सिंह
और सुभाष पंत जैसे बड़े वरिष्ठ रचनाकारों की कहानियां हैं। तो रिश्तों का कैनवास एक संग्रह आया था। और अनुवाद से संबंधित और भी पुस्तकें हैं, जैसे बंगला कथाकार सुनील दास का उपन्यास, जिसका अनुवाद शतरूपा सोम, शतदल होता है ना, वैसे शतरूपा, मतलब जिसके सैकड़ों रूप हैं। अच्छा, तो ये कोई बंगाली टर्म है? हाँ, बंगाली टर्म है शतरूपा, सैकड़ों रूपों वाली। अच्छा, ये एक अभिनेत्री के ऊपर ये कहानी है। अच्छा, अभी जो मंच पे अभिनय करती थी, मंच से सिनेमा में अभिनय करने की उसकी ललक है, ये उसको कहाँ से कहाँ ले जाती है, कितनी सफल होती क्या है, इस पर ये पूरा उपन्यास है। जी, तो ये वास्तविक घटना से आधारित है या? हाँ, ये सुनील दास जी ने जैसा बताया था मुझे जी, ये तो उपन्यास तो मूलतः उन्हीं का है, उन्हीं का लिखा हुआ है। जी, उन्होंने जैसा बताया था कि इसमें वास्तविकता तो है ही, वास्तविक पात्र उनके है ही, और उसके अलावा थोड़ी बहुत कल्पना उसमें। तो आपने उनका अनुवाद किया है बांग्ला से हिंदी? हाँ, तो शतरूपा सोम नाम से। और एक उपन्यास का अनुवाद किया था जीवन सरकार, बंगला कथाकार, इस वक्त दुर्भाग्य बस वो है ही नहीं इस दुनिया में। तो उनका उपन्यास था जिसका अनुवाद नदी के साथ शीर्षक से अनुवाद किया था मैंने। वो उपन्यास प्रकाशित हुआ था। और फिर सुनील दास जिनका भी जिक्र किया मैंने, तो सुनील दास जी ने बच्चों पर भी काफी कहानियां लिखी हैं। तो उनके बच्चों से बाल साहित्य से संबंधित 12-15 कहानियों का एक संग्रह 7 रूपवती बहनें। अच्छा, 7 रूपवती बहनें शीर्षक से ये पुस्तक आई थी। 7 रूपवती बहनें? हाँ, 7 रूपवती। तो दिखाइए सर, कैसा पुस्तक है वो? ये 7 रूपवती बहनें। तो इसका आपने अनुवाद किया? ये अनुवाद किया बांग्ला से हिंदी? बांग्ला से हिंदी। जी, जी। इसमें वो सुनील दास जी की बच्चों से संबंधित कई कहानियां हैं। अच्छा, जी। उसका संकलन किया हमने। ये 7 रूपवती बहनें से शीर्षक से प्रकाशित हुई। ये बंगला रचनाकार सुनील दास जी की तस्वीर। जी, जी। ये है। तो अब आपसे चलते चलते ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कहानियों के अलावा आपने कविताओं में भी आपका रुझान रहा, तो हमारे दर्शकों को कुछ अपनी कोई कविता सुना दीजिए। जरूर जरूर, आप कह रही तो निश्चित रूप से सुनाएंगे जी। कुछ कविताएं लिखी हैं, 40-45 के लगभग कविताएं मेरी हैं जी। तो उसमें से एक कविता आप सुना पाठकों के लिए भी, पाठकों को दर्शकों के लिए भी। तो आशा है पसंद आएगी पाठकों को भी और सबको। तो कविता का शीर्षक है वो कुंवारी लड़की। उस घर के दरवाजे से टेक लेकर कमर पर हाथ रखकर खड़ी है वो कुंवारी लड़की, जो अच्छी सेहतमंद है, सुंदर है। उसकी आंखें, उसकी देह कुछ ढूंढती है, किंतु जब ऐसी ही कोई लड़की हो जाती है किसी की राक्षसी लिप्सा की शिकार, धर्षण का विभत्स चेहरा हड़प लेता है उसका सम्मान, ग्रहण लगता है उसके अस्तित्व को सामाजिक मूल्यों के तहत। पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे मेरी सगी बेटी का चेहरा उस धर्षिता के चेहरे पर चिपका हुआ दिखता है। अपने को बहुत रोकने के बावजूद आ जाती है मेरी आंखों में 2 बूंदें। कांपता है मेरा शरीर अपमान और क्रोध से। राक्षस का गला मेरी हथेलियों के बीच होता है और हथेलियां दबने लगती हैं जोर से, और जोर से, बहुत जोर से। मुझे विश्वास है ऐसा ही होता है आपके साथ भी, क्योंकि लड़की चाहे दरवाजे पर खड़ी हो या चलती हो सड़क पर, परिवार के दायित्व को लेकर रखती है स्वयं को ऑफिस की कुर्सी पर।
किसी की तो सगी बेटी जरूर है। जी, ये बहुत बढ़िया, बड़ी हृदय स्पर्शी ये कविता थी आपकी। और इसी के साथ हम इजाजत लेना चाहते हैं आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।